नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य कल 8 जून को नामांकन करेंगे। एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। कल दोपहर 12:30 बजे नामांकन करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य कल दोपहर 12:30 बजे एमएलसी पद के लिए नामांकन करेंगे और इस दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। इस बात की जानकारी स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद ट्वीट करके दी है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा है कि समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य के प्रत्याशी हेतु नामांकन आज के बजाय कल यानी दिनांक 8 जून 2022 को 12:30 बजे दोपहर में विधानमंडल भवन में किया जाएगा, जिसमें सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी भी नामांकन में मौजूद रहेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बात की जानकारी ये ट्वीट करके दी है। ट्विटर पर खुद स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बातें लिखी हैं और समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य के प्रत्याशी हेतु कल वो नामांकन करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सिद्धार्थ सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि आज के बजाय अब कल नामांकन करेंगे, वो खबर पर और क्या कुछ जानकारी है? सिद्धार्थ, चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, संपर्क नहीं हो पा रहा। तो जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बात की जानकारी दी है और ये जानकारी स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके दी है। उन्होंने कहा है कि अब आज की बजाय कल वो नामांकन करेंगे, यानी 8 जून को स्वामी प्रसाद मौर्य नामांकन करेंगे। एक बार फिर से हमारे सहयोगी सिद्धार्थ हमारे साथ फोन लाइन जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, जिस तरीके से इस बात की जानकारी खुद स्वामी प्रसाद मौर्य ने दी है कि 8 जून को वो अब नामांकन करेंगे, खबर पर और क्या कुछ जानकारी है? देखिए, आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य आज नामांकन करने वाले थे, लेकिन कुछ कारणों से कल करेंगे। देखिए, पार्टी ने एक गाइडलाइन जारी की है, उसमें ये कहा गया कि सब प्रत्याशी एक साथ जो है वो जाकर नामांकन करेंगे, तो कहीं ना कहीं इसीलिए कल किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि बीते हुए कल को राष्ट्रपति जी का दौरा था, तो कहीं ना कहीं आज नेताओं की कुछ मीटिंग होनी है। मीटिंग कल नहीं हो पाई थी कारण से, तो आज जब मीटिंग हो जाएगी उसके बाद जाकर ये कल नामांकन करेंगे। सब एक साथ रहेंगे और शाम तक सब नाम फाइनल कर दिए जाएंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अब 2024 को चुनाव को लेकर ये जो सीट स्वामी प्रसाद मौर्य को जो भेजा जा रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जब 2019 की हम बात कर लें या 22 की बात कर लें, तो क्या हुआ? सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि जो बीजेपी थी उसने छोटे छोटे जो जाति वर्ग थे, इनको जोड़कर उनके नेताओं को आगे बढ़ाकर कहीं ना कहीं अपने आप को सत्ता में लाया। तो कहीं ना कहीं यही सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य को, ये जो मौर्य जात से आते हैं, तो कहीं ना कहीं इसको साधने की कोशिश की जा रही है। और तो कहीं ये सबसे महत्वपूर्ण है। और ये 2024 को लेकर पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी की तैयारी है। बिल्कुल तैयारी है और एक्टिव मोड पर नजर आ रही है सिद्धार्थ। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के अलावा और वो कौन से चेहरे हैं जिनको समाजवादी पार्टी विधान परिषद भेज सकती है? तो आप करहल सीट से जो करहल सीट खाली करने वाले जो है उनको भेजा जा सकता है, जो विधायक थे उनको भेजा जा सकता है जिन्होंने अखिलेश यादव के लिए अपनी सीट खाली की थी। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अब ये सबसे महत्वपूर्ण नाम जो है, जो राजभर का आ रहा है, उनके अरविंद राजभर का देखना है उनको भेजती है कि नहीं भेजती है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार ओम प्रकाश राजभर ये मांग कर रहे हैं कि उनको भेजा जाए, उनके बेटे को भेजा जाए, तो ये महत्वपूर्ण होगा। अब देखना ये है कि ओम प्रकाश राजभर जो है वो ओम प्रकाश राजभर के बेटे को भेजा जाता है या नहीं भेजा जाता है, लेकिन वो लगातार मांग कर रहे हैं। और ये अखिलेश यादव बिल्कुल जानते हैं कि अगर वो मौसम वैज्ञानिक है और अगर उनको थोड़ा भी लगा कि उनको सम्मान नहीं मिल रहा है, तो तुरंत ही वो गठबंधन तोड़ देंगे। लगातार वो बयानबाजी कर चुके हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि एसी कमरे से बाहर निकले अखिलेश यादव। तो कहीं ना कहीं इसको एक कहा जाएगा, ये दबाव बनाने का एक तरीका था। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ये जिस तरीके से जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजा गया, तो उनका भी कहना है कि उनके बेटे को और उनको भेजा जाए विधान परिषद में। तो ये देखना ये है शाम तक जो नाम फाइनल होने हैं। और तो शाम तक देखना ये होगा कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे को भेजती है, बिल्कुल भेजती है या फिर क्या निर्णय लेती है समाजवादी पार्टी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य कल नामांकन करेंगे और समाजवादी पार्टी ने बड़ा कदम उठाया है।
वहीं ट्विटर पर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने अपना नाम बदला है और जयंत के साथ चौधरी हटाकर अब बिश्नोई शब्द लगाया है। उन्होंने अपने मां की याद में नाम के साथ बिश्नोई शब्द जोड़ा है और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वो अपने दादा के मंशा के अनुरूप, उनकी दादा की मंशा भी थी कि कुमार शब्द उनके साथ जोड़ा जाए। ऐसे में जयंत चौधरी ने ये बड़ा बदलाव किया है अपने ट्विटर हैंडल पर और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से आज वो अपने नाम के आगे बिश्नोई लगा रहे हैं, जयंत सिंह बिश्नोई, आज से उनके ट्विटर हैंडल पर देखा जा सकता है। और ये इस बात की जानकारी जयंत चौधरी ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर भी साझा की है। उन्होंने भी इसकी वजह बताई है ट्विटर हैंडल पर। तो आपको बता दें कि अपनी मां की याद में ये बड़ा नाम आज जोड़ा गया है, उनके साथ ये बड़ा कदम उठाया गया है। बिश्नोई शब्द का नाम उन्होंने जोड़ा है और इसके साथ ही तमाम सारे बिश्नोई समाज के लोगों की तरफ से उनका अभिनंदन भी किया जा रहा है। इस कदम की सराहना भी की जा रही है ट्विटर हैंडल पर। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 6 कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसकी शिकायत लखनऊ के मड़ियाव थाना में दर्ज कराई गई है। व्हाट्सएप के माध्यम से मिली धमकी में लखनऊ के 2 और कर्नाटक के 4 कार्यालय को बम से उड़ाने की बात कही गई है। आल अंसारी इमाम रजी उन मेहंदी नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर कन्नड़, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में धमकी लिखी गई है। बता दें कि धमकी सोमवार रात करीब 8 बजे मिली है। जानकारी के मुताबिक अल इमाम अंसारी रजी उन मेहंदी नाम के ग्रुप में एक आरएसएस कार्यकर्ता इनवाइट लिंक के जरिए जुड़ गया। इस व्हाट्सएप ग्रुप का इनवाइट लिंक कई ग्रुपों में शेयर किया जा रहा था और जिसके चलते आरएसएस के कार्यकर्ता ने भी उसको खोला और जुड़ गया। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के बाद कार्यकर्ता ने देखा कि इस तरीके की चर्चा हो रही है, जिसके बाद उन्होंने एक अवध प्रांत के पदाधिकारी को इसकी सूचना दी। मामले का संज्ञान लेते हुए अवध प्रांत के पदाधिकारी ने आरएसएस के बड़े पदाधिकारियों को जानकारी दी और जिसके बाद पूरे मामले की जानकारी पुलिस के आला अधिकारियों से साझा की गई। कानपुर के प्रोफेसर हैं नीलकंठ जी, उनके फ़ोन पर ऐसा व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया है। उनके द्वारा एक एफआईआर भी दर्ज कराई गई। यहाँ पर सीधी कोई सूचना नहीं है ऐसी कि सीधे तौर पर कोई सूचना। नीलकंठ जी ने लखनऊ आके एफआईआर दर्ज कराई है या फोन से? ये तो जानकारी नीलकंठ जी के पास ही होगी, मेरा नहीं। तो नीलकंठ जी से अभी कोई कांटेक्ट भी नहीं हुआ है, ना यहाँ पर कोई ऐसा संपर्क हुआ है। कितनी गंभीरता से आपके जो पदाधिकारी हैं यहाँ पर इस मामले को ले रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ अभी समय पर निराला नगर में 20 दिन से संघ शिक्षा वर्ग चल रहा है। संघ शिक्षा वर्ग में ही सारे पदाधिकारी जो हैं वो निराला नगर में ही हैं। तो यहाँ पर अभी कार्यालय में तो एक आध विद्यार्थी हैं और बाकी मैं रह रहा हूँ। पुलिस ने क्या बताया? पुलिस ने अब यही बताया कि मैसेज आया है, कुछ अगर ऐसा लगता है आप लोगों को कुछ समस्या रहे तो फ़ोन करिए। तो नंबर दे के गए हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। उनकी तरफ से मैंने कोऑपरेट करने के लिए कहा गया है। लोकसभा उपचुनाव के नामांकन के बाद कांग्रेस के बड़े और नूर महल के नाम से मशहूर नेताओं ने भाजपा उम्मीदवार को नूर महल में बुलाकर समर्थन दिया। नवाब काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां ने अपने समर्थकों के साथ हमजा मियां की मौजूदगी में भाजपा लोकसभा प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी को बुलाकर समर्थन दिया है, जिसके फोटो अब वायरल हो रही है। वायरल फोटो नवाब काजिम अली खान, अफरोज खान जैसे बड़े नाम दिखाई दे रहे हैं। तो बीजेपी उम्मीदवार को नूर महल ने समर्थन दिया है और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कई बड़े चेहरे इस तस्वीर में देखे जा सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फहीम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। फहीम, जिस तरीके से ये समर्थन दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को नूर महल ने समर्थन दिया है, ऐसे में लगातार जिस तरीके से कांग्रेस का वैसे भी अस्तित्व गिरता नजर आ रहा है और ऐसे में अब जो छोड़कर जा रहे हैं अन्य दलों में, ऐसे में कांग्रेस अपने आप को कैसे स्टैंड कर पाएगी यूपी में? जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आपका सवाल सही है। मैं आपको बता दूं कि ये तस्वीर जब आई है जबकि नूर महल से कांग्रेस पार्टी के रूप में पर्चा खरीदा गया था और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में पर्चा खरीदने के बाद उसमें एक नया मोड़ यह आया कि कांग्रेस ने
अपनी तरफ से ये ग्रेस नोट जारी किया कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा का उपचुनाव नहीं लड़ेगी, तो उसके बाद में फिर ये तस्वीर सामने आई है जो ये कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है नूर महल, और हमेशा से ही कांग्रेस को जो संजीवनी मिली है वो नूर महल से ही मिली है। और चूंकि नूर महल के अंदर जो है वो 2 MP रहे हैं, नवाब कासिम अली के फादर भी MP रहे और उनकी मदर भी MP रही हैं। कांग्रेस का जो झंडा है वो हमेशा से ही नूर महल से बुलंद होता रहा है। ऐसे में भाजपा को समर्थन देना और मिलना ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कांग्रेस के ऊपर। क्या कांग्रेस खत्म हो चली है या कांग्रेस के नेता हताश और निराश हो चले हैं? क्योंकि नवाब कासिम अली खां कांग्रेस के नेता वर्तमान में भी हैं और पीछे भी थे। तो जिस तरह से ये तस्वीर सामने आई है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन देने की, ये बिल्कुल बात समझ से बाहर है कि आखिर इन कांग्रेस के जो नेता हैं ये किस मुद्दे पे समर्थन दे रहे हैं। फहीम, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया और उसके बाद ये कहा गया कि दरअसल नवाब कासिम अली के घर से, उनके परिवार से कोई कैंडिडेट सामने नहीं आ रहा है कांग्रेस की तरफ से, ऐसे में समाजवादी पार्टी की राहें आसान हो सकती हैं। लेकिन अब जब नूर की तरफ से ये भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया गया, तो क्या वास्तव में अब भारतीय जनता पार्टी के लिए राह आसान नजर आ रही है या फिर समाजवादी पार्टी के लिए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो तस्वीर है वो बहुत आसान नहीं है रामपुर के अंदर, क्योंकि आजम खां के प्रत्याशी जो है वो आजम खां के बहुत करीबी और कार्यकर्ता हैं आसिम राजा। तो वहीं जो घनश्याम लोधी हैं, घनश्याम लोधी भी आजम खां के करीबियों में गिने जाते थे, लेकिन अभी नए नवेले वो भाजपाई हुए हैं। विधानसभा चुनाव से थोड़ा पहले उन्होंने सपा छोड़ के और भाजपा ज्वाइन की है। तो जिस तरह से राहें आसान वाली बात है आपकी, ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और रुक करेंगे अब कानपुर का, जहां पर कानपुर हिंसा में शामिल एक आरोपी का सरेंडर सल्लू नामक युवक ने कर्नलगंज थाने में अपने आप को सरेंडर किया है। पुलिस ने सल्लू के बड़े भाई और बहनोई को हिरासत में लिया था, जिसके बाद देर रात सल्लू ने भी थाने में जाकर अपने आप को सरेंडर कर दिया। वीडियो में पत्थर फेंकते हुए नजर आया था सल्लू, और उसके बाद अब कानपुर हिंसा मामले में शामिल एक आरोपी ने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। आरोपी का नाम सल्लू बताया जा रहा है। सल्लू नामक युवक ने कर्नलगंज थाने में अपने आप को सरेंडर किया है। तो सल्लू नामक युवक ने अपने आप को कर्नलगंज थाने में सरेंडर किया है। और जिस तरीके से लगातार कानपुर हिंसा मामले में आरोपियों की धरपकड़ जारी थी, पुलिस प्रशासन की तरफ से सख्त कार्रवाई की जा रही थी, ऐसे में ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का खौफ नजर आया है और एक आरोपी ने अपने आप को खुद को सरेंडर कर दिया है। सल्लू नामक आरोपी ने अपने आप को सरेंडर किया है। मथुरा के थाना कोसी कला क्षेत्र में मेले में झूला टूटने से हड़कंप मच गया, जिसमें 2 किशोर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें आनन फानन में स्थानीय लोगों ने हॉस्पिटल में भर्ती कराया। झूला टूटने के बाद झूले के मालिक मौके से फरार हो गए। घटना ये हुई है, अच्छा हिंदुस्तान कॉलेज में झूले लग रहे थे और 2 बच्चे झूले में से गिर गए हैं। उनको किसी ने देखा नहीं है। जैसे ही हमने और हमारे फ्रेंडों ने उनको निकाला है, लाइफ लाइन के लिए भर्ती करवाया है और फिर सारे झूले बंद करवा के पुलिस आई है, मीडिया वाले आए, मैदान को खाली करवाया है। झूला कैसे गिरे थे? क्या हुआ? ऊपर से गिरा, लापरवाही थी। लापरवाही से गिरे हैं। कसा नहीं कहता। और फिर नहीं मैनेजर मिला है, नहीं उसका मालिक मिला है। मैनेजर मालिक दोनों नहीं है, कोई नहीं है। बच्चों की हेल्प किसी ने नहीं। प्रशासन को सूचना दिया आपने? प्रशासन को सूचना दे दी है। रुक करेंगे गाजियाबाद का, जहां पर लग्जरी गाड़ी ने 2 रिक्शे वालों को उड़ाया है। हादसे में कई लोगों की घायल होने की सूचना है। मौके पर पहुंचे मामले की जांच में जुटी है पुलिस। इंदिरापुरम के ज्ञानखंड इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो गाजियाबाद में लग्जरी गाड़ी ने 2 रिक्शे वालों को टक्कर मारी है। आपको बता दें कि दोनों रिक्शे वाले घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में कई लोगों के घायल होने की सूचना सामने आई है और अब पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा है और अब जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। तो वहीं मौके पर पहुंच करके पुलिस टीम जांच कर रही है पूरे मामले की। इंदिरापुरम के ज्ञानखंड इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है,
जहां पर एक लग्जरी कार ने 2 रिक्शे वालों को टक्कर मारी है और इसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो इंदिरापुरम के ज्ञानखंड इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक लग्जरी कार ने 2 रिक्शे वालों को टक्कर मारी है। इस टक्कर में कई लोग हादसे का शिकार हुए हैं और वो घायल बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि पूरे मामले की अब तफ्तीश करने में जुटी हुई है पुलिस टीम और मौके पर पुलिस टीम पहुंचकर अब मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो नोएडा के सेक्टर 93A सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट ट्विन टावर के अंतिम ब्लास्ट की तैयारियों को लेकर आज प्राधिकरण कार्यालय में बैठक होगी। इस बैठक में ट्विन टावर को लेकर बनाई गई कमेटी के सभी स्टेक होल्डर शामिल होंगे। बैठक में वहां के निवासियों की समस्या पर भी बातचीत होगी। बैठक में ब्लास्ट के लिए चयनित एजेंसी एडिफिस इंजीनियरिंग की टीम प्रगति रिपोर्ट सौंपेगी। इसमें बताया जाएगा कि कितना काम हुआ है और इसमें पिलर में होल करने, जियो फाइबर, टेक्सटाइल लगाने और जाली लगाने का काम शामिल है। सुप्रीम कोर्ट में एजेंसी को 28 अगस्त तक अंतिम ब्लास्ट करने की डेडलाइन मिली है। संभावना है कि बैठक में सीईओ की ओर से आगे का एक्शन प्लान मांगा जाएगा और जिसमें कब कितना प्रतिशत काम पूरा होगा और अंतिम ब्लास्ट की संभावना तिथि क्या होगी, इस पर विचार विमर्श होगा। बैठक में प्राधिकरण, बिल्डर एजेंसी, प्रशासन की अलग अलग एजेंसी के लिए CBRI, इंडियन डिमोलेशन एसोसिएशन समेत कई एजेंसियों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ट्विन टावर कमेटी के सभी स्टेक होल्डर आज इस बैठक में शामिल होंगे। एजेंसी को 28 अगस्त तक का समय दिया गया था और स्थानीय लोगों की समस्या पर भी आज इस बैठक में चर्चा होगी। ट्विन टावर के एक्शन प्लान पर आज इस बैठक में गहन चर्चा होगी। बिल्डिंग के अंतिम ब्लास्ट की तैयारियों को लेकर के ये बैठक बुलाई गई है और आपको बता दें कि प्राधिकरण कार्यालय में आज ये बैठक सुनिश्चित की गई है, जिसमें ट्विन टावर के ध्वस्त करने के एक्शन प्लान पर विचार विमर्श होगा और इसके साथ ही इस ट्विन टावर कमेटी के सभी स्टेक होल्डर इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में वहां के निवासियों की समस्या पर भी बातचीत होगी और इसके साथ ही ट्विन टावर ध्वस्त करने के एक्शन प्लान पर भी विचार विमर्श किया जाएगा, उस पर मंथन किया जाएगा। ब्लास्ट के लिए चयनित एजेंसी की टीम आज रिपोर्ट सौंपेगी और एजेंसी को 28 अगस्त तक अंतिम ब्लास्ट की डेडलाइन मिली है और जिसको लेकर के आपको बता दें कि ट्विन टावर के एक्शन प्लान पर आज ये मंथन होगा और बैठक होगी। बैठक में स्थानीय लोगों की समस्याओं को भी सुना जाएगा। आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद की कोर्ट में पेशी होनी है। इसे लेकर वह पलामू के मेदिनीनगर आए हुए हैं और वह जिस कमरे में वहां अचानक आग लग गई, इससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल मच गया। जानकारी के मुताबिक लालू 3 दिवसीय दौरे पर सोमवार को पलामू पहुंचे और आने के बाद लालू सर्किट हाउस में ठहरे हैं। वह 7 जून को सुबह अपने कमरे में नाश्ता कर रहे थे। अचानक वहां आग लग गई और इसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना में लालू प्रसाद को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो सर्किट हाउस में लालू प्रसाद यादव ठहरे हुए थे और इस दौरान सर्किट हाउस के कमरे में अचानक आग लग गई। रुक करेंगे वाराणसी का, जहां 2 दिन के दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हैं। केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छता अभियान भी चलाया है। मंत्री से एक महिला ने गोबर हटवाने का अनुरोध किया है।
और इसके साथ ही स्मृति ईरानी ने फावड़े से खुद साफ किया गोबर। सिकरौल के भीमनगर में महिला ने यह अनुरोध किया था। स्मृति ईरानी के सरल स्वभाव और सेवा की अब सराहना हो रही है। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची हैं और इस दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से एक महिला ने गोबर हटाने को कहा, गोबर साफ करने को कहा। इस दौरान स्मृति ईरानी ने खुद फावड़ा उठाया और फावड़े से गोबर को साफ किया। सिकरौल के भीमनगर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक महिला ने केंद्रीय मंत्री से गोबर हटाने का अनुरोध किया है और उसके अनुरोध को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने स्वीकार भी किया और खुद फावड़ा उठाकर गोबर को साफ किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।